Hi everyone, welcome back to the channel Mehra's Mastery Classes. So I am back with the new topic which is Census 2027. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सेंसस कंडक्ट करवाएंगे मार्च 1, 2027 में। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा व्हाट इज सेंसस, और जब आपको सेंसस समझ आएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट टू नो अबाउट सेंसस। बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सेंसस के रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करेगी ही, क्योंकि इस बार का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। बट सबसे पहले हम करेंगे हमारी आज की कोटेशन विच इज द फियर्स वी डोंट फेस बिकम आवर लिमिट्स। ये कोट हमें बेसिकली बताता क्या है? ये बताता है कि जो डर हम फेस नहीं करते वही हमारी ग्रोथ को रोकता है। ओके, अगर हम किसी चीज़, जहाँ आप इसको किसी काम को लेकर भी बोल सकते हो कि अगर किसी काम से हम डर रहे हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं तो वो डर हमारी ज़िंदगी में एक लिमिट बन जाता है। लेकिन अगर हम उस डर के सामना करते हैं तो हम उससे ऊपर उठ जाते हैं और ग्रो करते हैं। जैसे आपने वो एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी माउंटेन ड्यू की, कि डर के आगे जीत है, जिसमें सलमान खान और ऋतिक रोशन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। नहीं, मैं आपको ड्यू ड्रिंक करने के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ उस कोट को समझने के लिए बोल रही हूँ कि डर के आगे जीत है। वही अगर हम बात करें अपनी यूपीएससी के रिलेटेड, तो यूपीएससी के रिलेटेड बोले तो बहुत एस्पिरेंट है जिनको डर होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट में वो अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो फेल हो जाएंगे और उनको पैनल क्या करेगा, जज करेगा। इसी वजह से वो मॉक इंटरव्यू से डरते हैं और एस्पिरेंट और उनका कॉन्फिडेंस लो रहता है, क्योंकि वो ना तो डिस्कशन करते हैं, ओके, और ना ही वो अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखते हैं। बट रियलिटी तो ये है कि इसी वजह से ही एस्पिरेंट प्री और मेंस तो क्लियर कर लेते हैं, बट जब इंटरव्यू की बात आती है जिसमें आप पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हो तो उसको वो क्लियर नहीं करते, तो उसी की वजह से वो यूपीएससी भी क्लियर नहीं कर पाते। सो कॉन्फिडेंस रखिए, डिस्कशन कीजिए और डर का सामना करें और अपनी लिमिट से ओवरकम करें। अंडरस्टूड? तो आई होप आपको आज का कोट समझ आया होगा और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक है सेंसस। सेंसस का टॉपिक द हिंदू न्यूज़पेपर ने भी कवर किया है, तो आज का डिस्कशन करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी होगा। हम करंट के साथ साथ इसका स्टैटिक पोर्शन भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज हुआ होगा आपके मन में कि व्हाट डू यू मीन बाय सेंसस, कि सेंसस का मतलब क्या है। ओके, तो सेंसस मीन कि डाटा कोलेक्ट करना। सेंसस का क्या मतलब है? डाटा कोलेक्ट करना। ओके, कोलेक्ट करके उस डाटा को कंपाइल करना, कंपाइल करने के बाद उस डाटा को एनालाइज करना, एनालाइज करना। ओके, और ये किसका डाटा होता है? ओके, किस चीज़ का हम डाटा कोलेक्ट करते हैं? तो ये हम अपने देश जब किसी भी देश में ये सेंसस होगा तो वहाँ के पॉपुलेशन का डाटा कोलेक्ट किया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि लोगों के पास घर हैं, कि उनके पास घर हैं, अगर हैं तो वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, ये सारे का सारा डाटा कोलेक्ट किया जाता है। ओके, तो सेंसस की बात की जाए तो ये हर 10 साल में 10 साल के बाद किया जाता है। ओके, इसी वजह से किया जाता है कि हम गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छे से बना सके, वेलफेयर स्कीम को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, लोगों की भलाई के लिए स्कीम्स लेके आ सके और डिलिमिटेशन की जा सके और रिसोर्सेज की एलोकेशन की जा सके और डेवलपमेंट प्लानिंग की जा सके। ओके,
किसी भी कंट्री के लिए ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होती है। ओके, तो ये है आपका सेंसस। देन नेक्स्ट, सेंसस के बारे में हमने जाना। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि सेंसस के बारे में किसने सोचा होगा, इसका ओरिजिन हिस्ट्री क्या होगी। तो जी हाँ, इसकी हिस्ट्री भी है। सेंसस यानी कि आइडिया ऑफ इन्यूमरेशन। सेंसस को हम बोलेंगे आइडिया ऑफ इन्यूमरेशन किसने दिया पहले। ओके, सेंसस मीन कि काउंटिंग करनी, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो हमें कौटिल्य अर्थशास्त्र से इसका आइडिया मिला था, और दूसरा अकबर, मुगल एम्परर अकबर के टाइम ड्यूरेशन और उसकी ऐने अकबरी से इसका आइडिया मिलता है। मीन ये इसका ओरिजिन हो जाता है कि यहाँ पर हमें इसके आइडिया मिलता था। ओके, तो ये बात हुई ओरिजिन की। अब बात आती है कि इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुआ था। तो when was the first census conducted? तो इंडिया में सबसे पहले साइक्रोनस सेंसस 1881 में ब्रिटिश पीरियड में WVC प्लॉडेन के अंडर हुआ था, जो उस टाइम फर्स्ट सेंसस कमिश्नर था। ओके, अब बात आती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइक्रोनस सेंसस। साइक्रोनस सेंसस, तो साइक्रोनिक सेंसस का मतलब है कि पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना। ओके, और साइमल्टेनियसली पूरी कंट्री में करना, साइमल्टेनियसली पूरी कंट्री में इसको करना। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अब बात आती है इसके लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की। तो चलिए इसको समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ सेंसस के रिलेटेड बात की है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस यानी कि इसको आप जनगणना भी कह सकते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंसस की बात आर्टिकल 246 में मिलती है और 7th शेड्यूल में मिलती है। ओके, तो ये सेंटर लिस्ट में आता है। मीन ये यूनियन सेंटर का ही कॉन्सेप्ट है। मीन ये सेंटर का सब्जेक्ट है, इसको सेंटर ही कंडक्ट करवाती है। और 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में इसकी एंट्री है 69। अब बात करें हम कि इसकी जो एंट्री 69 क्या कहती है। कहती है द सेंसस जो है वो इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन है एंड वो कंडक्ट करेगी सेंसस को। ओके, और एक बात और बता दूं कि ये यूनियन का सब्जेक्ट है, यूनियन सब्जेक्ट है, तो इसमें सिर्फ स्टेट हेल्प करती है, स्टेट इसका कोई काम नहीं करती। और इसके प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन का काम सेंटर के हाथ में होता है। ओके, देन अब बात हमने की कि सेंसस क्या होता है। ओके, अभी हमने क्या पढ़ लिया कि सेंसस होता क्या है, ये भी पढ़ा कि इसकी लीगल और हिस्ट्री क्या है। ओके, अब पढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंस कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, ये क्यों करवाया जाता है। तो देखिए, सेंसस देश की पॉपुलेशन को एक्यूरेट डाटा देती है। मीन एक्यूरेट डाटा देगी। तो एक्यूरेट डाटा देने के बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट प्लानिंग करेगी। गवर्नमेंट को प्लानिंग में हेल्प मिलेगी कि वो वेलफेयर स्कीम को इम्प्लीमेंट अच्छे से कर सके, वेलफेयर स्कीम को अच्छे से बना सके, एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ सेक्टर के फील्ड में, एक्सेट्रा। ओके, और सेंटर ये भी डिसाइड कर सकती है कि किस एरिया में कितने रिसोर्सेज भेजने हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी आप इसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हो वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन।
पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट। इसको मैं आगे आपको करवाऊंगी, पहले आप इसको अच्छे से देखो। ओके, तो पॉलिटिकल डिलिमिटेशन भी सेंसस के ऊपर ही डिपेंड करती है। ओके है। अगर बात करें कि इसका एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन देखता है, तो रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये यूनियन मिनिस्ट्री है जो होम अफेयर के अंडर आती है, तो ये देखती है। ओके, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में मिनिस्ट्री भी आज बहुत पूछी जाती है। ओके, अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो हमारे लिए मिनिस्ट्री को समझना भी इम्पोर्टेंट होता है। और सेंसस का टॉपिक अगर मैं बात करूं तो मेंस के कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि GS1 पेपर में इंडियन सोसाइटी उसके डेमोग्राफिक में कवर की जाती है। ओके, कवर होती है। अगर हम पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड में गवर्नेंस में सेंसस का टॉपिक आता है। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज में और इनिशिएटिव्स में भी इसको कवर किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर थर्ड की, GS पेपर थर्ड की, तो इंटरनल सिक्योरिटी में भी सेंसस जैसे NPR एंड NRC और इसकी इम्प्लीकेशंस में भी इस टॉपिक को कवर किया जाता है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो ध्यान से इस टॉपिक को सुने और अपने नोट्स तैयार करें, क्योंकि पीपीटी में कुछ चीज़ें जो रह जाती हैं, जो हम पढ़ाते पढ़ाते कुछ एक्स्ट्रा बोल जाते हैं, तो अपने कॉपी पेन लेके बैठिए और वो अपने नोट्स बनाएं। ओके, तो अब बात आती है कि इसको कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसको कैसे कंडक्ट करना है। ओके, तो इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। हाउ द सेंसस कंडक्टेड। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। ओके, इसको कंडक्ट किया जाता है इंडिया में सेंसस एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस ऑपरेशन को करवाने के लिए अपॉइंट करती है सेंसस कमिश्नर को और सुपरवाइज करता है पूरा इंटायर प्रोसेस को स्टेट लेवल पर भी। उसके बाद सेंटर अपॉइंट करती है डायरेक्टर ऑफ सेंसस, जो सुपरवाइज करेंगे सेंसस को सर्वल स्टेट में। ओके, देन स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंसस ऑफिसर्स को हायर करती है और एक स्टाफ कंडक्ट करता है, जिसको आप जो प्रीडोमिनेटली टीचर्स होते हैं, ठीक है, स्टाफ के रूप में टीचर्स होते हैं। तो ऐसे इसका प्रोसेस चलता है। अगर मैं इस चीज़ को आपको फ्लो चार्ट में समझाऊं तो देखिए, सबसे पहले सेंटर यूनियन क्या करती है, आपका सेंसस कमिश्नर हायर करती है, सेंसस कमिश्नर को क्या करती है, अपॉइंट करती है। ओके, देन सेंटर क्या करती है, डायरेक्टर ऑफ सेंसस को हायर करती है, जो स्टेट लेवल पर देखता है। ओके, ये सेंटर लेवल पर हो गया आपका। देन डायरेक्टर ऑफ सेंसस क्या करते हैं, स्टेट लेवल पर सेंसस ऑफिसर क्या करते हैं, सेंसस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। ओके, अलग अलग स्टेट में। और इसके नीचे सेंसस ऑफिसर क्या करता है, स्टाफ को हायर करता है, जिसमें आपके प्रिडोमिनेटली टीचर्स हो सकते हैं। ओके, तो देन हाँ, अब चलते हैं आगे। तो अब तक सेंसस के बारे में पढ़ा जाना। नाउ अब टर्न है कि अपकमिंग सेंसस 2027। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले सेंसस 10 साल के गैप पर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि सेंसस का जनरली गैप 10 साल का होता है और लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। ओके, बट
जो नेक्स्ट सेंसस होना था वो 2021 में होना था, बट आप सब जानते हैं कि हमारे देश में 2021 को कौन मेहमान हम बन के आया था। हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी आ गया था और पलटी मार के बैठ गया था। वो था कोविड-19। ओके, जिसकी वजह से 2021 का सेंसस क्या हो गया, पोस्टपोन हो गया था। तो और इसी वजह से अब प्रेजेंट सेंसस 2027 में होगा। ओके, तो प्रेजेंट सेंसस को समझने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ओके, बैकग्राउंड समझने से पहले हम एक सेंसस समझेंगे, 1971 का सेंसस। ओके, 1971 का सेंसस 2 फेजेस में हुआ था। एक सेकेंड, 1971 का सेंसस 2 फेजेस में हुआ था। एक फेज था फर्स्ट और सेकेंड फेज, ठीक है। और फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में हाउस लिस्टिंग की गई थी। ओके, और सेकेंड फेज में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया था। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया था, यानी कि घरों की फर्स्ट फेज में घरों की इंफॉर्मेशन, हाउस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया गया था। जैसे कैसे इंफॉर्मेशन थी, मेन सोर्स क्या था। फेज फर्स्ट में ये डिसाइड किया गया था कि हाउस लिस्टिंग के डाटा कलेक्ट की जाएगी, यानी कि घरों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी कि मेन सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग क्या है। ओके, टाइप ऑफ टॉयलेट फैसिलिटीज, अवेलेबिलिटी ऑफ किचन, ऐसे क्वेश्चन मीन 35 क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर काम किया गया था कि घरों में कुकिंग के लिए फूड अवेलेबल है। और सेकेंड फेज की बात करें तो सेकेंड फेज में पॉपुलेशन की इन्यूमरेशन की गई थी। पॉपुलेशन इन्यूमरेशन, डैट मीन कि पॉपुलेशन को काउंट किया गया था। मीन्स इसमें क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते थे, नेम क्या है, जेंडर क्या है, एड्रेस क्या होगा उनका, ओके, उनकी मदर टंग क्या है और किस रिलीजन से वो बिलोंग करते हैं, तो लिटरेसी स्टेटस कैसा है, एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों को कंडक्ट किया गया था। ओके, और जो 2011 का सेंसस भी ऐसे ही कंडक्ट किया गया था 2 फेजेस में, जिसमें फर्स्ट फेज में क्या किया गया था, हाउस लिस्टिंग की गई थी। ओके, और नेक्स्ट में क्या किया गया था, इन्यूमरेशन किया गया था पॉपुलेशन का। ओके, तो जो फर्स्ट फेज था, फर्स्ट फेज को कब तक कंडक्ट किया गया था, 1 अप्रैल से सितंबर 2010 तक। अगर हम बात करें सेकेंड फेज की, तो सेकेंड फेज का टाइम पीरियड था 9 फेब से 21 फेब। ओके, तो अब बात करते हैं हम अपकमिंग सेंसस की। तो हमारा अपकमिंग सेंसस भी 2 फेजेस में होगा। ओके, अपकमिंग सेंसस भी 2 फेजेस में होगा। डेट मीन 2027 का जो सेंसस है वो भी 2 फेजेस में होगा, फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड। ओके, देन फेज फर्स्ट में भी यही चीज़ की जाएगी, हाउसिंग लिस्टिंग की जाएगी, हाउस आप इसको स्केड्यूल और शेड्यूल बोल सकते हो। और देन बोल सकते हैं सेकेंड फेज में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट। ओके, तो अब मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया, अगर आप सबने ध्यान से देखा होगा तो मैंने वर्ड यूज़ किया है कास्ट इन्यूमरेशन। कास्ट इन्यूमरेशन, तो क्या आपने 1971 और 2011 के सेंसस में ये बात या ये वर्ड सुना, तो यही बात इस सेंसस को इम्पोर्टेंट कर देती है। मीन्स कि अपकमिंग सेंसस में ऑल बैकवर्ड क्लासेस जाने कि हिंदू कास्ट से रिलेटेड भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अब का जो सेंसस होगा वो 16 ईयर्स के बाद पे, मीन 16 ईयर के गैप पर कंडक्ट किया जाएगा। ओके,
यही बात जो कास्ट इन्यूमरेशन की है, इसी वजह से मीन कि हिंदूज का डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। इससे पहले डाटा कलेक्ट किया गया था बट वो एससी और एसटी के लिए किया गया था। तो बात करें अगर इसके फर्स्ट फेज की बात करें तो इसका टाइम डिसाइड किया गया है, डेट डिसाइड की गई है 1 अक्टूबर 2026 तक फर्स्ट फेज का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसमें यूनियन टेरिटरी जैसे कि लद्दाख, नॉन साइक्लोनस स्नो बाउंड एरिया जैसे J&K जम्मू एंड कश्मीर, ओके, उत्तराखंड, इन एरिया से डाटा कलेक्ट किया जाएगा। और अगर बात करें हम सेकेंड फेज की, तो सेकेंड फेज का जो डेट डिसाइड की गई है वो 1 मार्च 2027 की गई है, जिसमें बाकी की स्टेट्स का डाटा कलेक्ट किया जाएगा, ओके। और इसके लिए 24 लाख इन्यूमरेशन ब्लॉक फाइनलाइज्ड किए गए हैं, जैसे 2011 में किए गए थे। और हर एक इन्यूमरेटेड ब्लॉक 150 से 180 के अंडर हाउसेस की काउंटिंग करेगा, ओके। और 650 से लेके 800 तक लोगों को काउंट करेगा, ओके। तो इसके लिए 30 लाख तक इन्यूमरेटर्स जो इस सेंसस को कंडक्ट करेंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ओके। तो इस बार का सेंसस इसीलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार सेंसस जो होगा वो होगा डिजिटल सेंसस, ओके। तो फर्स्ट टाइम इसमें इन्यूमरेशन की जाएगी हिंदूज की कास्ट के लिए, ओके। तो ऑल्दो जैसे मैंने आपको बता दिया कि एससी और एसटी के लिए भी किया गया था, बट कभी भी हिंदू जो कम्युनिटी है उसके कास्ट की कभी भी जनगणना नहीं की गई थी। और इसके साथ ही एक प्रोसेस होगा डिलिमिटेशन का प्रोसेस, ओके। तो उसके बाद इसके एक और चीज़ ऐड की गई है कि वुमेन की लोकसभा और स्टेट असेंबली में 1/3 सीट को रिजर्वेशन करने की बात की गई है, ओके। तो यहाँ एक वर्ड निकल के आया था जो पहले भी मैंने आपको बोला था कि मैं आगे आपको इसको डिफाइन करूंगी कि व्हाट इज डिलिमिटेशन। तो चलिए इसको भी आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे हिंदी में कहें तो डिलिमिटेशन का मीन है सीमाओं का पुनर्निर्माण, आप इसको जैसे भी लिखना चाहो हिंदी में, पुनर्निर्माण यानी कि बाउंड्रीज या लिमिट को दोबारा बनाना, ओके। बाउंड्रीज या लिमिट्स को दोबारा बनाना, ये तो हुआ इस वर्ड का डिलिमिटेशन का मीनिंग। अब ये हमारे लोकसभा से कैसे रिलेट करता है तो इसको भी अच्छे से समझते हैं। देखिए अलग अलग एरिया में, या आप इसको कॉन्स्टिट्यूंसीज भी कह सकते हो, जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग अलग एमपीज निकल के जाते हैं, ओके। तो अलग अलग एरिया में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव निकलता है जो लोकसभा और राज्यसभा में क्या करता है, अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज को रिप्रेजेंट करता है, ओके, फेयर तरीके से। बट अब हुआ क्या, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं।
बट हर जगह की जो पॉपुलेशन होती है वो अलग अलग होती है। जैसे आप उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा है, वहीं आप तमिलनाडु केरला में चले जाएंगे तो आपको इतनी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई तो वोट का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा। ओके, तो इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। क्या कमीशन बनाया जाता है? डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, जो नई बाउंड्री को फिक्स करने का काम करता है ताकि हर एमपी इक्वल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि डिलिमिटेशन कब होती है? तो डिलिमिटेशन नई सेंसस के बाद होती है। ओके, अगर बात करें इंडिया में तो इंडिया में 1971 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन में जो सीट्स थी उसको फ्रीज कर दिया गया था। मीन्स अभी जो लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 543 सीट्स है और ये अभी तक भी इतनी ही हैं। मीन्स इसको ना तो इंक्रीज किया गया है ना ही इसको डिक्रीज किया गया है, तो मीन ये फ्रीज है। हाँ, आखिरी डिलिमिटेशन जो हुई थी 2002 और से लेके 2008 तक, इसके बीच में सीट्स को इंक्रीज नहीं किया गया, बट बस क्या किया गया, बाउंड्री चेंज कर दी गई थी। अब आपको पक्का कंफ्यूजन हुआ होगा कि सीट लोकसभा की इंक्रीज नहीं की गई बट बाउंड्री चेंज हो गई। दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक एरिया ये है, एक एरिया ये है, ठीक है। पहले एरिया में कितनी पॉपुलेशन है? 10 लाख पॉपुलेशन है और उसमें भी एक एमपी है। ओके, दूसरे एरिया में 2 लाख पॉपुलेशन है, उसमें भी क्या है? एक एमपी है। तो ये अनफेयर हुआ ना कि 10 लाख के ऊपर भी एक एमपी है और 2 लाख के ऊपर भी एक एमपी है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को मींस बाउंड्री को दोबारा बनाया। ओके, अब आप इसको समझ रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे न्यू बाउंड्रीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे इसमें से कुछ 3 लाख लोग इधर ऐड कर दिए होंगे, 5, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये 10 है तो 10 में से यहाँ 5 आ गए, जहाँ 4 आ गए। ओके, 4 लाख इधर हैं और 6 लाख इधर हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो 6 लाख पर ये एमपी और इसके ऊपर 6 लाख पर ये एमपी। ओके, तो ऐसे इन्होंने बाउंड्री को सेट किया। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझाया है कि आपको सेटिस्फाई करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज योर्स, टाइप योर डाउट, अपना डाउट छोड़ सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि कास्ट बीइंग एन्यूमरेटेड। ओके, कहाँ गया हमारा वो टॉपिक? देखिए, थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको यहाँ से कवर करवा देती हूँ जो मैंने आपको पहले समझा दी हैं, बट यहाँ से भी देख लेते हैं। इंडिया का ये फर्स्ट डिजिटल सेंसस है, फर्स्ट टाइम कास्ट इन्यूमरेशन की जाएगी। सेंसस 2 फेजेस में होगा और रीड्रॉ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी मीन डिलिमिटेशन भी होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हिंदूज की कास्ट की डिटेल भी कलेक्ट की जाएगी और सेंसस जो 1/3 सीट वुमेन के लिए भी लोकसभा और स्टेट असेंबली में रिजर्व करेगी। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज कास्ट बीइंग एन्यूमरेटेड इन द अपकमिंग सेंसस। ये कास्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से लेके आ गए, क्योंकि इतने टाइम में तो कभी भी कास्ट का कॉन्सेप्ट लेके आए नहीं है। तो कास्ट का डाटा कलेक्ट हुआ था, ठीक है, 1931 में, पर हुआ किसके लिए था? एससी और एसटी के लिए। तो ओपोजिशन ने और सिविल सोसाइटी ने डिमांड की कि कास्ट इन्यूमरेट की जाए ओबीसी के लिए भी। ओके, बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी डाटा कलेक्ट किया जाए। देन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब इस बार के सेंसस में हिंदूज के लिए कास्ट डाटा भी कलेक्ट किया जाएगा। अगर पर्पस की बात की जाए तो इसका मेन पर्पस है कि अफर्मेटिव एक्शन लेना।
अफर्मेटिव एक्शन मीन स्पेशल सपोर्ट देना, स्पेशल प्रेफरेंस देनी जिनको रियल में ज़रूरत है उसकी। वेलफेयर प्रोग्राम को अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं इसकी वजह से। और पॉलिसी मेकिंग में एविडेंस के बेसिस पर भी हम पॉलिसी बना सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब ठीक है, हमने पढ़ा सेंसस की वजह से पॉलिसी अच्छे से बन सकती है, एजुकेशन के फील्ड में काम कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट हर पहलू के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट होते हैं। तो पॉजिटिव हमने पढ़े, बट नेगेटिव क्या हो सकते हैं तो पढ़ते हैं अब। जैसे कुछ स्टेट एप्रीहेंसिव है, कुछ स्टेट्स क्या है, एप्रीहेंसिव है, उनको डर का माहौल है। क्यों है? सबसे पहले बात आती है डिलिमिटेशन की। ओके, जो सदर्न मीन आप इसको समझ सकते हैं, जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स हैं, इसको आप सदर्न स्टेट्स बोलते हो और स्मॉलर स्टेट बोलते हो। इन स्टेट के कंसर्न है कि अगर स्टेट डिलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट, स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो सीट भी इंक्रीज की जा सकती हैं, पर जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम है वहाँ सीट कम की जा सकती है। तो स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट ने पॉपुलेशन पर बहुत कंट्रोल किया है। तो उनको डर है कि अगर सेंसस के बेस पर, पॉपुलेशन के बेस पर ये सीट्स को इंक्रीज करेंगे तो हमारी पॉलिटिकल वेटेज कम हो जाएगी, क्योंकि हमने जो पॉपुलेशन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। और जिसके पास हाई पॉपुलेशन होगी वो ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे। तो दूसरा, डिमांड फॉर फ्रीज। ओके, डिमांड फॉर फ्रीज। अब सदर्न स्टेट और स्मॉलर स्टेट यानी कि केरला, तमिलनाडु, ये कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन बेस पर सीट फाइनलाइज की गई तो उनके लिए ये पनिशमेंट की तरह होगी, क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन पर काफ़ी कंट्रोल किया है। ओके, उनको क्या लग रहा है कि वो उनको पनिशमेंट दे रहे हैं। और जैसे स्टेट लाइक बिहार, उत्तर प्रदेश, इन्होंने पॉपुलेशन पे ऊपर कोई भी काम नहीं किया, तो इनको सीट देकर ये इनको रिवॉर्ड देंगे। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है। तो वह चाहते हैं कि लोकसभा की सीट को फ्रीज किया जाए, इनको फ्रीज कर दिया जाए। ओके, देन कॉन्सेप्ट आता है एनआरपी और एनआरसी का कंसर्न। अब ये एनपीआर और एनआरसी क्या है तो इसको पढ़ते हैं। देखो, सेंसस होने वाली है तब गवर्नमेंट एनआरपी यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भी अपडेट करने की बात कर रही है। तो बट लोगों को यह डर है कि एनपीआर के बाद एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन भी, इसको आप एनआरसी को आप बोल सकते हो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, बनाने की स्टार्टिंग भी हो सकती है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि एनपीआर और एनआरसी क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनपीआर को। ओके, तो एनपीआर की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जैसे एक रजिस्टर होता है उसमें हम पॉपुलेशन को लिखते हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया के सभी रेजिडेंट, मीन इंडिया के जितने भी रेजिडेंट हैं, चाहे वो इंडिया के सिटीजन हैं या नहीं हैं, उनका डाटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनके पेरेंट्स कौन हैं, ओके, उनका जेंडर क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, ये सारा डाटा कलेक्ट एनपीआर में किया जाता है। और बेसिकली इसका काम पॉपुलेशन का रिकॉर्ड बनाने का ही होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो फिर दिक्कत क्या है ना दिक्कत? तो दिक्कत ये है कि लोगों को लग रहा है कि एनपीआर का डाटा जो है वो एनआरसी बनाने में यूज किया जा सकता है। ओके, अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट इज एनआरसी, तो इसको भी समझते हैं। कई लोग, एनआरसी का मतलब क्या होता है? एनआरसी मीन कि लोगों को इंडिया में अपनी सिटीजन प्रूफ करनी होगी।
कई लोग होते हैं जो स्पेशली गरीब होते हैं, ठीक है, जिसको आप समझते हो कि वो पुअर हैं, गरीब हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और उनके पास डॉक्यूमेंट ना होने वाले जैसे लोग हो गए, वो डर रहे हैं कि उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है। में एक रीज़न भी आता है, वो आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और इसको अमेंड किया गया था कुछ नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी को इंडिया के सिटीजन देने के लिए। लेकिन जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को NPR और NRC के साथ देखा गया तो लोगों को लगा कि ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, ठीक है। तो इसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। अब यहाँ पर ओपोजिशन कैसे पीछे रहेगी, तो उन्होंने 10 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में रेजोल्यूशन भी पास किया, ओके, किसके ऊपर, NPR और NRC के खिलाफ। इनका कहना था कि ये लोगों को एक्सक्लूड करेंगे, लोगों को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर सकते हैं और अननेसेसरी टेंशन क्रिएट होगी। देन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, ओके। अभी मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट समझा दिए हैं। 1 सेकेंड, हमारा लीगल बेसिस फॉर, 1 सेकेंड, हाँ देखो, लोगों को फियर है कि वो NPR की वजह से क्या करेंगे, जो इम्प्लीमेंट होगा तो वो NRC बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। बैकड्रॉप क्या मैंने बताया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट आपको बता दिया, ठीक है। 10 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो ओपोजिशन थी उन्होंने क्या किया, इसके लिए रेजोल्यूशन भी पास किया और काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए थे। तो ये मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब बात करें अब इसके लीगल बेसिस NPR और NRC की, तो NPR किस रूल के अंडर आता है, तो ये आता है सिटीजन, पहले आप इसको समझें कि जो NPR है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन्स एंड इशू ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड रूल 2023 के नाम से जाना जाता है, और ये सिटीजन अमेंडमेंटशिप एक्ट के अंडर आता है। और यही डिसाइड करते हैं कि NPR और NRC कैसे बनाया जाएगा और कौन इसमें इंक्लूड होगा, ओके। इसमें ऐसे टॉपिक आते। देन नेक्स्ट पॉइंट है NPR इज प्रीकर्सर टू दी NRC। तो इसका मीन क्या है कि NPR का डाटा यूज़ करते हैं आगे NRC बनाया जा सकता है। डैट मीन्स कि NPR का डाटा यूज़ करके भी NRC बनाया जा सकता है। ये एक स्टेप है NRC को डायरेक्शन में, अंडरस्टूड। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन अगर बात करें हम इसके रूल्स की, तो 2003 के रूल्स में क्या किया जाता है कि रूल 3-4 के अकॉर्डिंग सेंटर कभी भी NPR के लिए इनिशिएट स्टार्ट कर सकती है, शुरू कर सकती है। 3-5 रूल के लिए NRC जो है, NRC NPR के बेस पर बनाई जा सकती है। और देन रूल 4 के बाद कि अगर कोई भी डाउटफुल सिटीजन है तो उसको फ्लैग में इसको मार्क किया जा सकता है। तो ये थे इसके लीगल बेसिस। देन मूव टू इसके वे फॉरवर्ड, ओके। तो सबसे पहले कास्ट इन्यूमरेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट, साइंटिफिक एंड इंक्लूसिव। कास्ट की काउंटिंग क्लियर, सही तरीके से और सबको इंक्लूड करके होनी चाहिए, ओके। सबको क्या करना है, इंक्लूड, ओके, इंक्लूड। देन 2027 का सेंसस की काउंटिंग के डाटा पर अगर इलेक्शन बाउंड्री चेंज करनी है तो सभी पॉलिटिकल पार्टी को एग्री होना चाहिए। देन उसके बाद 2029 के इलेक्शन में वुमेन के लिए सीट रिजर्वेशन शुरू होना चाहिए, ठीक है, जो 2027 की काउंटिंग के बेस पर होगा। देन लास्ट में NPR और NRC को लेकर जो भी लोगों के मन में डाउट या डर है उनको बातचीत से क्लियर किया जाए और उनको अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देकर उनके डाउट दूर किए जाने चाहिए, ओके। सो दिस इज आवर टुडेज डिस्कशन ऑन टॉपिक अपकमिंग सेंसस 2027। आई होप कि आप सब ने इसको एंजॉय किया होगा और आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अभी इसके ऊपर और भी अपडेट्स आएंगे तो वो हम आगे की वीडियोस में कवर कर लेंगे। ओके, तो ये आपका स्टैटिक और करंट से रिलेटेड पूरा का पूरा डिटेल टॉपिक हो गया है और ये मेंस के रिलेटेड भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो 2027 में सेंसस होगा वो बहुत यूनिक सेंसस होगा। तो इसीलिए क्योंकि 16 ईयर का गैप है और सेंसस डिजिटल होगा, इसमें कास्ट एन्यूमरेशन होगी का हिंदूज के लिए। किसने आप कास्ट के लिए डिमांड की थी, वो सिविल सोसाइटी थी और अपोजिशन थी। ये सभी पॉइंट्स की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं मेहरज मास्टरी क्लासेस 24 और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। द चैनल इज़ मेहरज मास्टरी क्लासेस और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा और लेक्चर में अगर आपको कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए। लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, जय हिंद।